दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नए वीडियो पर मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आज भी हम लोग के सामने जो विषय वस्तु है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही है। पिछले क्लास से हम लोगों ने शुरू किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे पाश्चात्य शिक्षा के विकास से भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का विकास हुआ और उस राष्ट्रीयता के विकास ने बहुत सारी संस्थाओं को जन्म दिया। लोग थोड़ा सा सजग हो गए, ब्रिटिश सरकार के सही रूप को समझने लगे और एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ। एंड एट द ऑल इंडिया लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एकदम इसमें भारत के विभिन्न भागों के लोग शामिल थे इसमें। हाँ, ये सही मायने में एक राष्ट्रीय मतलब पूरा राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का एक प्रतिनिधित्व करती थी, आप कंबाइंड प्रतिनिधित्व करती थी। तो कांग्रेस की स्थापना देखा हम लोगों ने, स्थापना के संबंध में कुछ विचार थे उसको भी हम लोगों ने देखा। राष्ट्रीयता का विकास क्यों हुआ, कि परिस्थितियां कैसे ब्रिटिश की वजह से ही क्रिएट हुई, उसको हम लोगों ने देखा। नहीं, प्रथम अधिवेशन वगैरह सब देखा। लास्ट में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा होगा कि विचारधारा, आखिर राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे चलाया जाए, कैसे संचालित किया जाए, इस बात को लेकर थोड़ा विचारधारा में मतभेद था। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कौन थे, उदारवादी थे। हाँ, दूसरा थे उग्रवादी, तीसरा थे क्रांतिकारी और चौथा थे गांधी जी, है ना। तो आज बारी बारी से हम लोग मामला उठाएंगे उदारवादी राजनीति के बारे में, हाँ, और फिर उग्रवादी राजनीति के बारे में। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक काल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक काल है 1885 से लेकर 1905 तक, हाँ हाँ, इसको राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी काल कहा जाता है, उदारवादी काल कहा जाता है। और ये नरम दल के नाम से जाने जाते थे। उदारवादियों के बाद उग्रवादी विचारधारा पनपी और फिर क्रांतिकारी विचारधारा पनपी। ये जो उदारवादी राजनीति थी इसको टी पार्टी पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, टी पार्टी पॉलिटिक्स बोला जाता है, मॉडरेट पॉलिटिक्स कहा जाता है। ये उस काल के भारतीय समाज के प्रबुद्ध लोग थे, शिक्षित लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। इन लोगों को ब्रिटिश व्यवस्था में आस्था थी। हाँ, इनका मानना था कि ये जो ब्रिटिश सरकार है वो बुरी नहीं है ना। बुराई जो भी ब्रिटिश सरकार की नजर आती है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से है। उनको एक भरोसा सा था ब्रिटिश सिस्टम में और ये मानते थे कि वर्तमान समय में ब्रिटिश सत्ता का होना जरूरी है। भारत में एक रूप व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए भारतवर्ष में ब्रिटिश सत्ता का होना जरूरी है, राष्ट्रीयता के विकास का के लिए भी जरूरी है। इसलिए ये लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने, इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते थे। हाँ, इनका मुख्य जोर किन पर था, सुधारों पर था। हाँ, उदारवादियों ने दो फ्रंट पर काम किया। एक संगठन, कांग्रेस संगठन के तहत अपनी बातों को वायसराय तक पहुंचाना शुरू किया और दूसरा भारतीय जनता में एक जागरूकता, जन जागरूकता फैलाना शुरू किया। लोगों को यह बतलाना शुरू किया इन लोगों ने कि
अंग्रेज सरकार क्यों बुरी है और कहां पे बुरी है। इन्होंने बतलाया कि अंग्रेज सरकार कैसे हमारा शोषण कर रही है, कैसे हम लोगों को इसने उपनिवेश बना के रखा हुआ है। और इसलिए जो भी अपनी बसी की नीतियां थी उसमें सुधार चाहते थे लोग। हाँ, ब्रिटिश सत्ता के कायम रहते हुए उसमें सुधार, भारतीयों के अनुरूप एक सुधार है ना। इन लोग की भी मांगे थी कि प्रशासन में भारतीयों का अधिकाधिक होना, शिक्षा पे व्यय ज्यादा होना, सरकार को अपने खर्चे को सीमित करना, ये तो उदारवादी राजनीति की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। इन लोग को पूरा फेथ था ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक, लेकिन रिफॉर्म चाहते थे। जो नीतियां भारतीयों के खिलाफ थी उसका ये लोग विरोध करते थे और उसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित करते थे, मांग रखते थे सरकार के सामने। हालांकि इन्हीं के दबाव का नतीजा था कि 1892 का एक अधिनियम पारित किया गया, लेकिन उसमें भी जो इन लोगों का उदारवादियों का जो आपका जो मांग था उस मांग को पूरी तरह नहीं माना गया, पूरी तरह बिल्कुल नहीं माना गया। चले, उदारवादी नेताओं के प्रमुख नेता थे W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, S.N. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, बहुत सारे ऐसे नेता थे। जो उदारवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उदारवादियों ने ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारा वक्त अपना इसी बात के लिए लंदन में बिताया ताकि वहां के जनमत को बताया जा सके, ब्रिटिश जनमत को बताया जा सके कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में कैसे शोषण हो रहा है। एक तरफ भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और उधर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, नहीं, और हमारे ही कच्चे माल पर उसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक स्वरूप को सही समझने में दादा भाई नौरोजी का योगदान बहुमूल्य है। इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा था, बोलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें पूरा एकदम आर्थिक रूप क्या है ब्रिटिश साम्राज्य का, कैसे हमारा शोषण कर रहा है, कैसे हमारे किसान परेशान हैं, क्या था हमारा मुगल काल में पर कैपिटा इनकम, क्या था हमारा अभी वर्तमान काल का क्या है, मतलब पर कैपिटा इनकम घटा तो क्यों घटा, कम हुआ तो क्यों हुआ, पूरा विश्लेषण। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, पूरा जो धन का बहिर्गमन हो रहा था अंग्रेजी सिस्टम के माध्यम से, नहीं, कहा था ना किसी ने कि हम लोग तो स्पंज की तरह हैं, गंगा नदी में डुबाते हैं और टेम्स नदी में निचोड़ते हैं। क्या ये बात पहले कभी आई है कि नहीं आई है? हाँ, बस वही धन है। गंगा नदी मतलब भारत, टेम्स नदी मतलब लंदन, मतलब ब्रिटेन। ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक स्वरूप को डिफाइन करने में सही जो स्वरूप था, शोषक स्वरूप जो था उसका, उसमें इनकी भूमिका, दादा भाई नौरोजी की भूमिका अहम थी। इन लोगों का कार्य करने का जो तरीका था कि प्रतिवर्ष ये कांग्रेस का अधिवेशन करते थे
प्रतिवर्ष कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर माह में और ये अधिवेशन हमेशा अलग अलग शहरों में होता था। कांग्रेस अधिवेशनों के चलते अपना प्रचार करती थी और साथ ही राष्ट्रीयता का प्रसार करती थी। अधिवेशनों के माध्यम से कांग्रेस अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई जाती है, बढ़ाती जा रही थी। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे कांग्रेस से। अब दुमका से मान लीजिए कि दिल्ली जाना या दिल्ली से बंबई जाना दिक्कत है, लेकिन दिल्ली में अधिवेशन हो जाएगा, है ना। तो जिस क्षेत्र में कांग्रेस का यह काम करना था कि पार्टी के बारे में लोगों को जानकारी हो, हाँ, ये भी कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। उस समय इतना ज्यादा प्रचार माध्यम नहीं था। अब प्रचार माध्यम था भी तो उसकी पहुंच सभी लोगों तक नहीं थी। इसलिए कांग्रेस एक पार्टी बनी है राष्ट्रीय स्तर पर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ेगी, ये तो सबको पहले जानना होगा ना। और अगर आपको भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है तो आप आइए इस पार्टी का सदस्य बनिए, यही था ना। और यही पार्टी चूंकि लड़ाई करेगी, इसी का पार्टी का अपना एक संविधान है, उस संविधान से पार्टी चल रही है, सभी की भागीदारी है आपका। तो इस तरह से प्रतिवर्ष आपका कांग्रेस अधिवेशन किया जाने लगा। इन अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित किए जाते थे और उस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस का एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलता था। याचिका प्रतिवेदन के रूप लेकर शुरुआत में तो ब्रिटिश सरकार का रुख सकारात्मक था कांग्रेस को लेकर, और कलकत्ता अधिवेशन में आपका डफरिन ने टी पार्टी दिया था, गार्डन पार्टी दिया था एक कांग्रेस के। हालांकि उसने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था कि हम ये जो भोज दे रहे हैं, ये गार्डन पार्टी जो दे रहे हैं, कलकत्ता में आए विशिष्ट व्यक्तियों को भोज दे रहे हैं। उसने कभी कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, है ना। हाँ, लेकिन जो भी है वेलकमिंग सिचुएशन था। हाँ, लेकिन अगले 2 वर्षों में जब कांग्रेस अपने सही रूप में आया तो फिर ऑफिशियल रूप खड़ा हो गया। 1890 में नियम हो गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो अगर कांग्रेस का अधिवेशन में जाता है, भाग लेता है, तो उसका नौकरी पर खतरा हो जाएगा, नहीं जा सकता है। सरकारी लोगों को रोक दिया जाने लगा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा जाने लगा कांग्रेस को, और उसको भारत का रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मानने से इन लोगों ने इनकार किया कांग्रेस को। यह बात सही है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स से कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ, ब्रिटिश सरकार के हाथों हमें हासिल नहीं हुआ, लेकिन जो हासिल हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण था। हाँ, उदारवादियों ने कम से कम जो जन जागरूकता पूरे भारत में फैलाई कांग्रेस के माध्यम से, हाँ, एक तरह से नींव का काम किया इसने। हम आपको किसी आंदोलन में चलने के लिए कहेंगे तो आप पूछिएगा ना कि क्यों, तो हम आपको समझाएंगे ना कि इसलिए आपको चलना है आंदोलन। तो पहले इन लोगों ने लोगों को समझा दिया इस बात को कि आंदोलन क्यों। हर चीज, हर आदमी त्रस्त है एक ही ब्रिटिश सरकार से, आई बस होंगे ना। हाँ, किसान अपना ज्यादा टैक्स से त्रस्त है ना, पूरा नीतियों से त्रस्त है, भारत का उद्योग समाप्त हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उदारवादियों ने इन्हीं सब मुद्दों को फोकस किया, हालांकि कोई उल्लेखनीय सफलता तो इनको मिली नहीं, लेकिन हाँ, एक कम से कम उदारवादी काल को अगर एक राजनीतिक जागरूकता के काल के ही रूप में देखा जाए, इस काल में क्या हुआ, सरकार से तो कांग्रेस को कोई उपलब्धि, ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई, लेकिन जनता में कांग्रेस की एक पैठ बन गई, है ना। एक पार्टी लगभग सब क्षेत्र का लोग जान गया।
एक पार्टी है, वो जो पूरे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, सब क्षेत्र का लोग उसमें। हम लोग को भी अगर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है तो हम लोग भी जाएंगे उस पार्टी, हम लोग भी चले उस पार्टी। है बस मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक पार्टी बनी है आपके। हमको भी कांग्रेस का विरोध करना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो बस एकदम कांग्रेस का सदस्यता ले लिए, सबसे पहले जाके हो गया। अब वो पार्टी का अपना संविधान है, उससे चल रहा है। पहला फेज जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन का जो था उदारवादी फेज था, उदारवादी था। ये लोग संवैधानिक तरीके से कानून के चार दीवारी के भीतर एक आंदोलन चलाना चाहते थे और सरकार के नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन 1890 के दशकों में इस विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस में ही एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, एक कंपैरेटिवली युवा विचारधारा का जन्म हुआ और जिसको उग्रवादी विचारधारा कहा गया। उसमें कंपैरेटिवली कौन लोग थे आपके, तो ये उग्रवादी थे। और 1905 से लेकर 1913 तक उग्रवादी राजनीति का काल था, उग्रवादी राजनीति का काल था, जिसको गरम दल कहते थे। थोड़े उग्र स्वभाव के लोग थे ये लोग, युवा थे, ज्यादा एनर्जेटिक थे और सभी पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित थे। इन लोगों की विचारधारा उदारवादियों से मौलिक रूप से भिन्न थी। जहां उदारवादी को ब्रिटिश सिस्टम में भरोसा था कि ब्रिटिश सिस्टम खराब नहीं है, उसी तरह उसके विपरीत उग्रवादियों को ब्रिटिश सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। ब्रिटेन हमारे हित में कुछ नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर दबाव न बनाया जाए। और ये दबाव होगा, जनता का दबाव होगा, जन दबाव होगा ये। और इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को शामिल किया जाए। उदारवादियों ने केवल जागरूकता की बात की, जागरूक कर दिया लोगों को। लेकिन जन दबाव, राजनीतिक क्रियाशीलता अब होगा, हड़ताल होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, अब ये सब चीजें होंगी। इन लोगों के लिए नेता का मतलब वो नहीं कि ड्राइंग रूम में बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पेपर साइन करता है, वैसा नहीं। नेता मतलब जो जनता के साथ सड़कों पर, और इनको ब्रिटिश सत्ता में कहीं किसी भी तरह का कोई भी भरोसा नहीं था। ये अपने पे भरोसा, आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को मानते थे। ये आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को मानते थे। ब्रिटिश सरकार, ये याचिका की मुद्रा में नहीं थे लोग ब्रिटिश सरकार के सामने, याचक नहीं, जो उदारवादी थे, रिक्वेस्ट नहीं, दबाव। इन लोग का मतलब था दबाव, और दबाव किसका? जनता का दबाव। जैसे उदारवादियों का मानना था कि नहीं, पहले जनता को पॉलिटिकली एजुकेट करेंगे कि क्यों तुम्हारा आंदोलन में आना जरूरी है। तो उग्रवादी सब बोलता था कि आप जनता को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं, जनता को इससे बात मालूम है, आप समझाइएगा तो ही समझेगा, ऐसी बात थोड़ी है। बस केवल जनशक्ति का इस्तेमाल करिए। हाँ, नेता मतलब कौन सा कहलाएगा नेता? पुलिस लाठी चलाएगी तो पहला लाठी खाएगा नेता, पुलिस गिरफ्तार करेगी तो पहले गिरफ्तारी देगा नेता, तब ना वो नेता बनेगा क्या? हाँ, ये नहीं, इस तरह सड़कों पर राजनीति। ये आराम से कार में बैठ के 4 को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल के कागज लेके गए, फाइल में जाके दिए, सर आए, लौट के अपना कार में बैठे, अच्छा आए। उग्रवादी गुट में हम लोगों ने लाल बाल इसका जिक्र किया ही होगा। हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और इसमें घोष को भी शामिल कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये धुरी थी उग्रवादी विचारधारा की।
तिलक उलग ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से निष्क्रिय है, सक्रिय राजनीति की जरूरत है, लोगों को साथ में लेकर राजनीति करने की जरूरत है। और ब्रिटिश सरकार से जो भी हासिल होगा वो दबाव के बल पर ही हासिल होगा। उग्रवादी विचारधारा को आधार मिला तब जब कर्जन के अधीन आपका बंग भंग किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का विभाजन किया। जब राष्ट्रीयता की भावना आगे बढ़ने लगी, कांग्रेस की गतिविधियां भी बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग जुड़े, सम्मेलन में बहुत ज्यादा प्रतिवर्ष लोग, अधिक से अधिक लोग जुड़ते चले गए। तो ये थोड़े से अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय बना। तो उस समय में थे भारत का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन को लगा कि इस राष्ट्रीयता के आंदोलन को के बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहिए, और तब उसने प्रपोज किया बंग भंग, मतलब बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। चले थोड़ा मैप पे चलते हैं। ये रहा बंगाल भारत के नक्शे पर उस काल का बंगाल प्रांत, जिसमें आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, यह था उस काल का बंगाल प्रांत, सबसे बड़ा प्रांत। कर्जन ने कहा कि प्रशासनिक रूप से यह बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए प्रशासनिक सक्षमता बढ़ाने के लिए इसको दो भाग में बांट देते हैं। और उसने प्रपोज कर दिया, पूर्वी बंगाल, असम ले लिया इधर, और इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये मतलब बंगाल का विभाजन बीचों बीच हुआ। कर्जन को लगा था कि राष्ट्रीयता के भावना के पीछे ये बंगाली समुदाय में ही है, और बंगाली समुदाय मेजोरिटी में है बंगाल में, है ना, बांग्ला भाषी। तो इनको अलग करना है, और इसीलिए बीचों बीच अगर प्रशासनिक रूप से छोटा करना है तो आप ठीक है बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र को अलग कर सकते थे, नहीं, हाँ, या पूरा का पूरा बंगाल को एक रखते, लेकिन नहीं, उसको तो बंगालियों को तोड़ना था, बंगाल को तोड़ना था, इसलिए तो बीचों बीच यहां इस ऐसा विभाजन किया कि पूर्वी भाग में मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, यहां हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, और यहां पर हिंदू मेजोरिटी में हो गए और मुस्लिम माइनॉरिटी में आ गए। लेकिन हमारे नेताओं को जरा भी समझते देने लगी कि क्यों किया गया, और इसलिए बंग भंग की इस नीति का 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 यही तिथि रखी थी आपके कर्जन ने बंगाल के विभाजन। और समय पर उसने बंगाल का विभाजन कर भी दिया। पूर्वी बंगाल इसकी राजधानी ढाका, इसकी राजधानी कलकत्ता, दो टुकड़ा। और इस तरह से टुकड़ा किया गया कि पूर्वी बंगाल में बंगाली लोग माइनॉरिटी में आ गए, और यहां भी पश्चिम साइड में भी आपका बंगाली लोग माइनॉरिटी में आ गए। पश्चिम साइड में मतलब बिहारी और उड़िया ज्यादा हो गए, उनसे बंगालियों से ज्यादा हो गए, मतलब बंगाली मिलके थे तो मेजोरिटी में थे, सबसे ज्यादा थे, लेकिन ऐसा उसको बांटा कि वो दोनों जगह माइनॉरिटी में चला गया। आई बात समझ में? हाँ, इस ढंग से बांटा।
शुरुआत में इसका विरोध किया आपके उदारवादी नेताओं ने, और जो उनका तरीका था प्रेयर, पिटीशन, प्रस्ताव ना, ये सब लेके जाना और मिलना, कन्विंस करना, वो सब शुरू किया। लेकिन ब्रिटिश सत्ता तो ठान के बैठी हुई थी, इसलिए समय पर आपका बंगाल का विभाजन हो भी गया। इस बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन चला, जिसको भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रथम जन आंदोलन कह सकते हैं, या राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन। ठीक, गांधी जी ने जो बाद में चलाया असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, वो अलग, वो गांधी जी का था। लेकिन गांधी जी से पहले भी हिंदुस्तान में एक जन आंदोलन हो चुका था इसी बंग भंग के नीति के खिलाफ। यह आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त को 1905 को टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। और शीघ्र ही इस आंदोलन का नेतृत्व आपके उग्रवादियों ने ले लिया। स्वदेशी आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में चला था, और यहीं पर बंग भंग के ही विरोध के आंदोलन में ये लोग फोर फ्रंट पर आए, नहीं तो अभी पॉलिटिकल फोर फ्रंट पर मॉडरेट्स आगे थे। लेकिन बंग भंग ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जैसे कहा जाता है उग्रवादी लोग सामने आए, उग्रवादी लोग सामने आए। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पर सबने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी। रक्षाबंधन डे के रूप में मनाया गया इसको, राखी, या हाथ पर कोई भी धागा, फ्रेंडशिप डे। हम लोग अलग नहीं होंगे इन भावना के साथ। लेकिन सरकार ने फिर भी इसको बंग भंग को लागू कर दिया। बंग भंग आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता छात्र थे। ये एक तरह से छात्र आंदोलन था। कैसे? सबसे ज्यादा सक्रिय भागीदारी जो रही थी बंगाल के छात्रों की रही थी, और उनको आंदोलन से निकालने के लिए अंग्रेज सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें की जा रही थी। जुर्माना होना, कभी कभी जेल में भी डाल देना, लाठी चलवा देना। छात्रों ने इसमें जबरदस्त भाग लिया। छात्र के बाद महिलाओं ने, और शहरी मुस्लिमों ने। उग्रवादी विचारधारा के अनुसार इसमें स्वशासन की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बायकॉट, बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन में ये सब चीजें निकल कर आई। लोगों ने स्वशासन की मांग की, जो एक स्वतंत्र शासन की तरह था। उदारवादियों का जो स्वशासन था वो विद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट था, मतलब सरकार ब्रिटिश की ही रहेगी, लेकिन हम लोग को अपना सेल्फ रूल छोटा सा। स्वदेशी और बायकॉट एक ही सिक्के के दो पहलू थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी को अंगीकार करना है, स्वदेशी को अपनाना है। यह एक तरह से आर्थिक चोट भी थी ब्रिटिश सत्ता पर। ब्रिटिश कंपनी का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट क्या था? हिंदुस्तान में जो सामान बेचता था, उस सामान के बेचने से जो प्रॉफिट होता था। तो अगर हम लोग उसका सामान नहीं खरीदेंगे, उसका सामान बिकेगा नहीं, तो उसको आर्थिक झटका लगेगा।
हाँ, तो बहिष्कार का एक पक्ष ये भी था कि ब्रिटिश सरकार को आर्थिक झटका और स्वदेशी पर ज्यादा जोर था। बहुत सारा इस काल में स्वदेशी कपड़ा भी आपका स्थापित किया गया, माचिस कारखाना, मोमबत्ती कारखाना, बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग की स्थापना की गई, बहुत सारे स्टोर्स खोले गए। स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्टोर्स को खोलने में मदद की थी पर्सनली। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम। पूरा एक समय तो बैन कर दिया अंग्रेजों ने कि जो आदमी वंदे मातरम गाते हुए पकड़ा गया उसको तो तुम गिरफ्तार करो, वंदे मातरम को गिरफ्तार एकदम करो। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, गुरुदास बनर्जी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और अरविंदो घोष उसके प्रिंसिपल बने। भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा, स्वदेशी का मतलब अपने ही देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग, अधिकाधिक प्रयोग है ना, और विदेशी वस्तु का बहिष्कार। और इन्हीं सब मौलिक क्रियात्मक सिद्धांतों के आधार पर स्वदेशी आंदोलन चला। बहुत सारे कवि भी आए, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर तो थे ही थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, ये सब बंगाल के कवि हुए और इन लोगों ने अपने कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीयता की विचारधारा को और फैलाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो आत्मशक्ति का सिद्धांत दिया, आत्मशक्ति का सिद्धांत, आत्मबल का सिद्धांत। उग्रवादी विचारधारा के नेता इस आंदोलन को भारत के विभिन्न भागों में ले जाना चाहते थे और इस मामले में तिलक की भूमिका अद्वितीय रही, तिलक की भूमिका अद्वितीय रही। और इन्हीं के प्रयासों में यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैला। हालांकि उदारवादी इस आंदोलन को फैलाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था यह समस्या बंगाल की है, तो इसके खिलाफ जो भी आंदोलन चलाएंगे बंगाल में ही चलाएंगे। उग्रवादियों का मानना था साहब आज बंगाल बांटा है, कल गुजरात बांटेगा, बात समझे ना। तो इसके इस प्रवृत्ति पर अभी ही अंकुश लगाना होगा ना, ताकि अगला बार वो बांटने से पहले सोचे। इसलिए आंदोलन तो जरूरी है। और इसलिए उग्रवादी के निगाह में ये बंगाल का विभाजन का मुद्दा सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी मुद्दा हो गया राष्ट्रीय स्वतंत्रता का। कि इसी दौरान आपका उदारवादी एवं उग्रवादी के बीच में वैचारिक मतभेद थोड़ा सा बढ़ता चला गया। तिलक को थोड़ा सा साइड करने लगे उदारवादी नेता सब। उग्रवादियों को लगने लगा कि जब तक तिलक हमारे अध्यक्ष नहीं होंगे तब तक हम लोग की बात सुनी नहीं जाएगी, और इसलिए अध्यक्ष किसको बनाओ? तिलक को बनाओ। कांग्रेस का अधिवेशन में मांग हुआ। 1907 का अधिवेशन, सूरत का अधिवेशन चल रहा था। और ये सूरत के अधिवेशन में आपका विभाजन हो गया। उदारवादी और उग्रवादी दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और इसलिए इसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। मतलब सूरत में कांग्रेस में विभाजन हो गया, कांग्रेस दो भागों में बट गई। हाँ, उदारवादियों ने उग्रवादियों को चुन चुन के निकाला और इधर ब्रिटिश सरकार ने भी मौका देखा
और उन उग्रवादी नेताओं पर विभिन्न प्रकार के मुकदमे में उनको डालकर 5 साल 6 साल के लिए उसको डिपोर्ट कर दिया। हालांकि स्वदेशी आंदोलन उग्रवादी विचारधारा के ही तहत चला और ज़्यादा डोमिनेट इन्हीं लोगों ने किया, लेकिन ये आंदोलन को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाए, बहुत आगे तक नहीं ले जा पाए। एक प्रॉपर जो लीडरशिप होनी चाहिए वो रही नहीं साथ में, सबको जेल में डाल देता था। नेता जनता एक साथ रहेगा तब ना कुछ होगा। तो सबको अपने सरकार के खिलाफ ही लेख लिखा, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। बहुत सारा ये सब रेस्ट्रिक्शंस हो गया था और ये सब भी मान बनता था आपका। और इसलिए बहुत ज्यादा एक स्वदेशी आंदोलन जिस स्पिरिट से आगे बढ़ा था और जैसे लोगों का जुड़ा हुआ था, पहली बार 50,000 लोग एक जगह पर एकत्रित हुआ फेडरेशन हॉल में आनंद मोहन बोस वगैरह को सुनने के लिए। ये एक ऐतिहासिक घटना थी, एक जगह पर 50,000 आदमी एकत्रित हो जाना उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़े, उस सैनिक जमा होता था, अब वो भी उतना नहीं, लेकिन आम जनता एक मुद्दे को लेकर एक बड़ी बात थी। लेकिन ये सब आपका कंटिन्यू नहीं किया, उदारवादी उग्रवादी में विचारधारा में मतभेद हो गया, सूरत से वो लोग अलग हो गए और धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन आपका ठंडा पड़ता गया, ठंडा पड़ता गया, ठंडा पड़ता। लेकिन इसके बारे में बातें बंद करने से पहले फिर याद दिला दें, ये पहला जन आंदोलन था भारत का, जिसमें एकदम नेता जनता सब साथ उतरा था, लाठी खाया था, गोली चला था, बहुत तरह का मुकदमा हुआ था, बहुत तरह का जो दमन होता है सरकारी दमन वो हुआ था। बस ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए ताकि हम लोग के बीच में एक आपसी संवाद कायम हो सके। धन्यवाद।